नो बेसिक्स के इस चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत में अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति को लेकर। इसी के बारे में हमारा आज का डिस्कशन होगा और ये समझने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेज़ों की जो शिक्षा नीति थी उसका उद्देश्य क्या था और किस तरीके से यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ या पाश्चात्य संस्कृति का विकास हुआ और उनकी मूल भावना क्या थी, अंग्रेज़ों की जो मूल भावना थी वो क्या थी। तो दोस्तों, शिक्षा पे जानने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शिक्षा वो चीज़ है जो कोई भी सरकार अपने तरीके से लागू करती है, जिसका उद्देश्य होता है कि उसको अपनी नीतियों को लागू करने में सहूलियत हो। वो एक ऐसा मैन पावर तैयार करना चाहती है जो उसके नीतियों को आगे बढ़ाने में सहायक हो सके, वो किसी तरीके का अवरोध पैदा ना करे और उनकी भावना को, मानसिकता को इस तरीके से मोड़ा जाए, अर्थात आम लोगों की भावना को सरकार के नीतियों के साथ जोड़ने का एक माध्यम होता है शिक्षा, और उसी के अनुसार नीति बनाई जाती है। अब यही आप देखेंगे कारण कि जो भी पहले के ज़माने में, जैसे मध्यकाल में जब मुस्लिम शासकों का भारत पर आक्रमण हुआ तो उनका सबसे पहला जो टारगेट होता है वो क्या होता है, तो यहाँ के जो विश्वविद्यालय होते हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वहाँ पे आग लगा दी जाती है। अर्थात भारतीयों को वहाँ पे प्रयास ये होता है कि भारतीयों को अपने जड़ से समाप्त किया जाए, उनकी जो पुरानी संस्कृति चली आ रही है उस चीज़ से ख़त्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए उन्हें और उनको अपने अनुसार से ढाला जाए। और यही कारण होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई थी, किताबों को जला दिए गए थे, लाइब्रेरी जला दिए गए थे, तो पूरी तरीके से वो नष्ट हो गए थे। तो अंग्रेज लोग भी जब आए तो उनकी भी नीति यही थी, भावना तो वही थी कि अपने अनुसार से यहाँ की जनता को, भारतीयों को ढालना है और ऐसा वर्ग तैयार करना है जो कि अंग्रेजों के सहायक हो सके। तो उनके जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला, अपने अनुसार से ढालना, अर्थात कि अंग्रेजों की जो नीतियां थी, उनके जो उद्देश्य थे, मुख्य रूप से आर्थिक नीति थी उनकी। कोर में जो था भारतीयों का आर्थिक शोषण करना था, यहाँ के संसाधनों पर कब्जा जमा कर उसको इंग्लैंड के हित में उपयोग में लाना मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था, भारतीय जनसंख्या को एक बाजार की तरीके से वो देखते थे, तो उनको एक ऐसा उपभोक्ता तैयार करना था जो कि इंग्लैंड के तैयार मालों का उपभोग कर सके। तो ये दो चीज़ें थी। तो अपने रंग में ढालना, दूसरा सामाजिक फूट डालना, भारतीय समाज को में फूट डालना था। जैसे हिंदू मुस्लिम एकता अगर है भी तो उसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि दोनों आपस में ही लड़ें और इससे उन्हें शासन करने में सहूलियत हो। उसके बाद हिंदू या मुस्लिम में भी जो अलग अलग वर्ग हैं, हिंदुओं में खास करके जो जाति प्रथा के आधार पर समाज एक तरीके से विभाजित था, तो उस विभाजन को और चौड़ा करना, ऐसी नीतियों को अपनाना ताकि वो समाज में विभाजन को और मजबूती प्रदान करे। तो दूसरी नीति यह होती है। उसके बाद भारतीयों की भावना को जीतना। कोई भी जो सरकार होती है उसका उद्देश्य यही होता है कि जनता को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। तो जोड़ने के लिए क्या होता है, तो उनकी जनता की भावना को जीतना होता है। जनता के मन में क्या बात चल रही है उसको जानना जरूरी होता है। तो अंग्रेज लोग भारत पर शासन करने के लिए आए थे, तो यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाजों से तो वो परिचित होते नहीं हैं, लेकिन उनको तो शासन का एक मौका मिल जाता है। तब यहाँ के लोगों की भावना को समझना और उनकी अपनी भावना को भारतीयों के साथ में जोड़ना, ये दोनों मुख्य उद्देश्य था शिक्षा नीति का। उसके बाद तीसरी और चौथी श्रेणी के मानव श्रम को तैयार करना। तीसरी चौथी श्रेणी कहने का मतलब है कि
एक ऐसा मानव श्रम तैयार करना उनका उद्देश्य था अंग्रेजों का, जो कि उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहायक हो। अर्थात उनके जो उद्योग धंधे हैं उनको आगे बढ़ाने में एक मानव श्रम उन्हें मिल सके, खास करके लेबर वर्ग, और वो भी कैसा, तो स्किल्ड लेबर उन्हें मिल सके, इसका प्रयास होता है। और जो यहाँ पे शासन तंत्र चल रहा था उसके लिए उन्हें तीसरी श्रेणी में क्लर्क लोग आते हैं, तो उन्हें क्लर्क लोग बड़ी मात्रा में मिल सके, ये भी एक उद्देश्य होता है। अब इसी के तहत आप देखेंगे कि अधिकतर जो भारतीय होते हैं उन्हें नौकरियों में शामिल तो किया जाता है, लेकिन अधिकतर भारतीय जो होते हैं उनको नीचे के पदों पे रखा जाता है। उच्च पदों पे जो है बहुत कम भारतीय थे, और वो भी बाद के समय में भारतीयों को मौका मिला जब यहाँ पे एक राष्ट्रीय आंदोलन का दौर चलना शुरू हुआ, तब भारतीयों को एंट्री मिलती है उच्च पदों पे। तो अधिकतर जो भारतीय थे वो निम्न पदों पर ही नौकरी करते थे। और मानव श्रम को अगर देखें तो इंग्लैंड ने भारतीय श्रमिकों को विश्व के अलग अलग हिस्सों में लगाया, जैसे कि मॉरिशस में लगाया, वेस्ट इंडीज के द्वीपों में लगाया, जमाइका के द्वीपों में लगाया। तो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर कि बागवानी खेती किए जा रहे थे, तो वहाँ पर भारतीयों को एक लेबर के रूप में लेकर जाया गया। तो ये सारे उद्देश्य थे, और इन्हीं को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने एक शिक्षा नीति समय पर लाई, और शिक्षा का किस तरीके से, पाश्चात्य शिक्षा का भारत में किस तरीके से विकास होता है उसको हम जानेंगे, इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, प्राचीन काल में भारत बौद्धिक स्तर से काफ़ी आगे था। जैसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है। अगर बाद के वर्षों में आए तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी स्थापित हुए, जिनका कि पूरे विश्व में नाम था। और यहाँ पे सिर्फ भारतीय छात्र ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि बाहर से भी लोग आते थे पढ़ने के लिए, चीन से, तिब्बत से, या पूर्वी एशिया के देशों से बहुत सारे छात्र इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आते थे। तो अंग्रेज़ों ने जब शिक्षा का विकास करना शुरू किया, पाश्चात्य शिक्षा का, तो उसका एक मूल अंतर यहाँ पे ये था कि पहले के जो भारतीय यूनिवर्सिटी थे उनमें शिक्षा जो दिए जाते थे उसका माध्यम क्या होता था, तो अंग्रेजी या संस्कृत होता था। लेकिन अब जो है वो माध्यम बदल गया, उसको अंग्रेजी माध्यम बनाया गया, और यहाँ की जो मूल भाषा थी हिंदी या संस्कृत, उसको दूर रखा गया। उच्च शिक्षा के साथ में हिंदी या संस्कृत को जोड़ा नहीं गया, बल्कि अंग्रेजी के साथ ही उच्च शिक्षा को बढ़ाया गया। इसका नतीजा क्या होता है कि आज भी हम देखते हैं तो हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अंग्रेजी भाषा से अपने आप को सहज नहीं पाता है। खास करके जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र होते हैं वो अंग्रेजी भाषा से अपने आप को जोड़ नहीं पाते, वो असहज महसूस करते हैं। तो यही स्थिति थी। ये जो देन है ये अंग्रेजों की देन है। तो इसकी परिपाटी कैसे शुरू हुई उसको हम जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फूट डालने की जहाँ तक बात है तो वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं 1772 ईस्वी में, तो उन्होंने सबसे पहले एक 1773 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मदरसा की स्थापना की जरूरत क्या पड़ गई। तो इसके मूल में उद्देश्य यही था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच के विभाजन को चौड़ा किया जाए, उसको और बढ़ाया जाए, फूट डाला जाए। क्योंकि बहुसंख्यक तो हिंदू थे, अधिकतर जो जनसंख्या थी उसका 80% जो जनसंख्या थी वो तो हिंदुओं की थी। फिर मदरसा क्यों स्थापित किया गया, तो इसके मूल में कारण वही था कि जहाँ भी कोई वर्ग कम संख्या में होती है तो उस वर्ग को टारगेट करना और अपने प्रभाव में लेना
आसान होता है। तो वही नीति इन्होंने अपनाई और मदरसे की स्थापना की। इसके बाद हमने पीछे के वीडियो में ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है कि विलियम जॉन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत एक एशियाटिक रिसर्च सेंटर भी खोला जाता है। इस रिसर्च सेंटर का काम क्या होता है? तो इस रिसर्च सेंटर का काम होता है भारतीय और अरबी भाषाओं से, भारतीय और अरबी संस्कृति से जुड़े हुए जो भी पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तक हों या और भी जो धर्म ग्रंथ हो या और भी नामचीन पुस्तकें हों, उनका अनुवाद करना, अंग्रेजी में अनुवाद करना, ताकि अंग्रेज लोग भारत की संस्कृति को समझ सके और यहाँ के लोगों से वो जुड़ सकें। तो वो एक कारण होता है। अब उसी के तहत कई जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं या महत्वपूर्ण जो ग्रंथ होते हैं, जो धार्मिक नहीं भी हैं, जो लोक कथाओं पे आधारित हैं, वैसे ग्रंथों का अनुवाद किया जाता है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम का, भगवत गीता का अनुवाद किया जाता है, गीत गोविंद का अनुवाद किया जाता है, हितोपदेश का अनुवाद किया जाता है। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, किताब है, वो है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति का भी अनुवाद किया गया और उसे तोड़ मरोड़ कर अनुवाद किया गया, और उसको इस तरीके से अनुवाद करके परोसा गया भारतीयों के बीच में कि वो एक हिंदू धर्म में ही समाज में जो एक विभाजित करने का प्रयास हुआ उस मनुस्मृति के अनुवाद से, और ये काम मैक्स मूलर ने किया। और इसी का नतीजा है कि मनुस्मृति को आज भी हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा सही नहीं मानता। खास करके दलित वर्ग मनुस्मृति को एक हीन भावना की दृष्टि से उसको देखते हैं। तो ये जो देन थी, ये अंग्रेजों की ही देन थी, और इसके पीछे की जो नीति थी वही फूट डालो और शासन करो वाली नीति काम कर रही थी। तो एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, वो जैसे विल्किंसन, विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, इन जैसे लोग एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े हुए थे। 1800 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में एक ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की गई। वो ट्रेनिंग कॉलेज जो थी वो सिविल सर्वेंट्स के लिए, असैनिक जो क्षेत्र से आने वाले, नौकरी करने वाले लोग थे, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। तो ये 1800 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थापित किया गया था, लेकिन 2 साल के बाद ही इसे बंद किया गया। बंद करने के पीछे कारण ये था कि ये देखा गया कि उन 2 वर्षों में जो सिविल सर्वेंट जो आ रहे हैं उन पर भारतीयता का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को अनुभव करते हुए उस ट्रेनिंग कॉलेज को बंद कर दिया गया, और 1802 ईस्वी में लंदन के पास एक हेल्सबेरी जगह है, वहीं पे ट्रेनिंग कॉलेज की व्यवस्था की गई, वहीं पर सिविल सर्वेंट्स के ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। तो ये एक देन हुआ। उसी समय में शब्दकोश और व्याकरण की भी रचना हुई। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, ऐसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा जो कि हिंदी को गौण करने की कोशिश हुई, और अपने अनुसार से तोड़ मरोड़ उसमें किया जाने लगा। उसके बाद व्याकरण की भी जो है सो रचना हुई। तो ये सब काम एशियाटिक सोसाइटी और ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत हुआ। अब एक महत्वपूर्ण समय आता है 1813, बहुत बड़ा एक डिमार्केशन पीरियड है 1813। इस समय एक चार्टर एक्ट आया था, और इस चार्टर एक्ट में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी, खास करके शिक्षा और संस्कृति को लेकर। तो पहली एक जो व्यवस्था थी कि भारत में शिक्षा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का फंड या बजट रखा गया। उसके बाद यहाँ पे भारत में पादरी और चर्च खोलने की, पादरियों का भारत में आने, धर्म प्रचार करने, संस्कृति और
ईसाई धर्म का प्रचार के लिए यहाँ पे स्कूल खोलने, इन सब चीज़ों की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट में दिया गया। अब यहाँ के बाद से भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है, अनेक पादरी यहाँ पर आते हैं। इसके पीछे जो तर्क दिया गया था कि जो ईसाई पादरी यहाँ पे आएंगे या जो चर्च स्थापित किए जाएंगे, उसके पीछे का तर्क दिया गया कि बड़ी संख्या में अंग्रेज लोग भारत में हैं, तो वो जब काम ही तो सिर्फ करेंगे नहीं, तो काम के बाद उन्हें शांति के लिए उन्हें प्रार्थना स्थल की जरूरत है। तो उनकी जो ज़रूरत है उसके लिए चर्च स्थापित होने चाहिए, पादरी होने चाहिए। उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो उनके लिए स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चर्च स्थापित हुए, स्कूल खोले जाने लगे, उनका माध्यम अंग्रेजी था। तो इस तरीके से यहाँ पे धर्म प्रचार भी शुरू हुआ और साथ में अंग्रेजी शिक्षा का विकास भी शुरू हुआ, जो कि स्कूलों के जो शिक्षा का माध्यम जो भारतीय भाषा न होकर वहाँ पे अंग्रेजी भाषा का यहाँ पे शुरुआत होने लगी इस तरीके से। अब इसी में श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में एक जगह है श्रीरामपुर, तो वहाँ पे त्रियक के अंतर्गत 3 लोग आते हैं, विलियम बर्ड, विलियम कैरी और मैक्समैन। इन्होंने ईसाई धर्म संस्कृति का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, साथ में स्कूल भी खोले इन्होंने और अंग्रेजी को काफ़ी बढ़ावा दिया। और उस श्रीरामपुर में बस्ती बसाए गए, बस्ती मतलब कॉलोनियाँ बसाई गई, अंग्रेजों की कॉलोनियाँ बसी उसके पादरी लोगों की। उसके बाद स्कूल खोले गए, चर्च खोले गए। उसके बाद साथ ही और भी कुछ काम होते हैं, जैसे देखिए बैप्टिस्ट मिशनरी कॉलेज की खोला गया 1813 में। उसके बाद बैप्टिस्ट कॉलेज खोला गया मिडिल्टन, इसके कह लें तो हेड थे और वो एक पादरी थे। और राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज को खोला और इसको भी मान्यता दिया। तो यहाँ पे अंग्रेजों की जो नीति थी, 2 प्रकार की नीति थी। वो थी कि जो शिक्षा का प्रसार है वो आम लोगों तक हो, और वो शिक्षा जो होगी 2 तरीके की होगी, एक आम लोगों के लिए और दूसरा खास लोगों के लिए। तो खास लोगों में जो टारगेट करना है वैसे लोगों को करना है जो कि ऑलरेडी पहले से बौद्धिक स्तर पे काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या अन्य राजे राजवाड़े लोग जो कि अच्छी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, उनको टारगेट किया जाएगा और उनको अपने साथ जोड़कर अपनी संस्कृति और धर्म प्रचार और अंग्रेजी शिक्षा का भारत में विस्तार करना है। तो ये नीति अपनाई गई। इसके पीछे की एक जो सोच थी, वो सोच थी जिसे अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत कहा जाता है, कि इनफिल्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम का सिद्धांत कहा गया। और ये लाने वाले व्यक्ति थे, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले। तो इस नीति में क्या था, तो इस नीति में के तहत ये था कि खास वर्ग के लोगों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया जाए। और कोई भी चीज़ें आप देखते होंगे कि समाज के अगर उच्च वर्ग के लोग अगर उसको प्रयोग में लाते हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे जो है छन कर वो संस्कृति नीचे भी विस्तारित होती है। तो इसी तरह से शिक्षा का भी यही सोच रखा गया कि उच्च वर्ग में उच्च शिक्षा को फैलाया जाए, बढ़ाया जाए और वो उच्च शिक्षा नीचे के लोगों तक पहुंचेगा। तो इसी को कहा गया अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। और ऑकलैंड जो कि गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए एक समिति बनाई और इसके 10 सदस्य थे। तो इसके समिति के जो सदस्य थे उनके बीच में एक विवाद इन सेंस कहा जाता है, इस मामले में उत्पन्न होता है कि भारत में शिक्षा का विकास या प्रसार किस तरीके से किया जाए, इसका माध्यम क्या होना चाहिए।
तो समिति के सदस्यों में विवाद उभरता है। एक पक्ष जो होता है उनका कहना होता है कि अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। एक दूसरा वर्ग भी होता है, वो उनका कहना होता है कि नहीं, भारतीय भाषा में ही शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो भारतीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने वाले जो वकालत कर रहे थे उनमें थे HD प्रिंस और विल्सन, और ये सरकार के सचिव थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सचिव थे। और अंग्रेजी को बढ़ावा देने वाले में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम था वो था मैकाले का, मुनरो का और एली फिंस्टन का। लेकिन इस समिति में मैकाले का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो मैकाले थे वो क्या थे, तो गवर्नर जनरल काउंसिल के एक विधि सदस्य थे। एक विधि सदस्य जोड़ा गया था और वो थे मैकाले, और मैकाले का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, तो वो अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं और अंततः गवर्नर जनरल के पास में अपनी पूरी रिपोर्ट रखते हैं। उस रिपोर्ट को पारित भी करवा लेते हैं, क्योंकि वो प्रभावशाली स्थिति में थे तो वो पारित करवा लेते हैं। अब इसमें जो मैकाले की जो भावना थी वो देखिए, उससे अंग्रेजों की भावना का पता चलेगा कि उनका उद्देश्य क्या था भारत में शिक्षा को आगे बढ़ाने का और उसके माध्यम को लेकर। तो मैकाले का ये कहना था कि रंग रूप से भारतीय और मन से अंग्रेज हो, हम ऐसी शिक्षा नीति लाएं, इस तरीके से शिक्षा का विस्तार और प्रसार करें कि जो शिक्षित वर्ग तैयार होगा वो शिक्षा पाकर वो मन, रंग और रूप से तो भारतीय होगा लेकिन मन से अंग्रेज होगा। तो ये उनकी सोच थी, और इसी के तहत जो है वो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को आगे बढ़ा, शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर देते हैं। 1835 में ही गवर्नर जनरल काउंसिल से ये बढ़ाया जाता है। और याद करिए, इस समय गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिंग थे, और उन्हें एक बहुत बड़ा उदारवादी व्यक्ति माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विलियम बेंटिंग का जो उदारवाद था वो ये नहीं था कि सिर्फ वो भारतीयों की भलाई चाहते थे, बल्कि उनकी पहली प्राथमिकता जो थी वो अंग्रेजों की भारत में जो नीति है उसका संरक्षण करना था। तो इसी के तहत वो वैसी नीति अपनाते हैं और कई सुधार के काम करते हैं, अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। उन्हीं के समय में लॉर्ड मैकाले की ये शिक्षा नीति पारित होती है। और बाद में आप देखेंगे तो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट जो है, बेंटिंग के बाद आते हैं। हार्डिंग बीच में एक कुछ समय के लिए कार्यकारी होते हैं, मैटकॉफ आते हैं, उसके बाद हार्डिंग आते हैं। तो हार्डिंग का क्या सोच होता है वो देखिए। उनके समय में कि सार्वजनिक पद के लिए अंग्रेजी को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। उनके समय में ये बात होती है कि सार्वजनिक पद कहने का मतलब है कि कोई भी जो नौकरी है उनमें वैसे लोगों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए जिन्हें अंग्रेजी आती हो, अंग्रेजी भाषा का जिन्हें ज्ञान हो, उन्हें प्राथमिकता देना चाहिए। बाद के समय में 1844 में जब एलनबरो आते हैं तो नौकरी के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से भारतीयों को अपनी मूल भाषा में शिक्षा नहीं मिल पाए, ऐसा प्रयास होता है। उसके बाद इसी में एक आते हैं जेम्स थॉमसन। ये कौन होते हैं? जेम्स थॉमसन। जब ये सारी चीज़ों को वो देखते हैं तो जेम्स थॉमसन होते हैं उत्तर पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। इनका ये कहना होता है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया गया है ये सही नहीं है, बल्कि भारतीय भाषाओं में ही प्राथमिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाने के ये विरोधी थे, और इन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो भारतीय भाषा या स्थानीय भाषा में दिया जाना चाहिए, और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा जो है उसका माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो 1850 तक, या मोटा मोटी आप कह लें कि 1857 की क्रांति तक की स्थिति
यही होती है कि अंग्रेजी भाषा को एक माध्यम बना लिया जाता है और उसी के अनुसार से यहाँ पे शिक्षा का प्रचार और प्रसार होता है। अंततः डलहौजी के समय में एक कमिटी गठित की जाती है और उनके द्वारा लाया गया जो नीति थी उसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इनके समय में क्या स्थिति हुई और इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या दिया और उसके अनुसार से क्या क्या काम हुए, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वुड डिस्पैच जो लाया गया, इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी वो जान लेते हैं और उस समय की स्थिति क्या थी ये हम जानते हैं। तो दोस्तों, उस समय तक की भारत में शिक्षा की स्थिति ये थी कि 1823 ईस्वी में एक लोक शिक्षा समिति बनाई गई थी। 1835 में 20 स्कूल खोले गए थे। 1837 तक स्कूलों की संख्या बढ़कर 40 हो जाती है। तो ये स्थिति थी। 1847 में हार्डिंग प्रथम के समय एक ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई थी। ट्रेनिंग स्कूल किन के लिए? तो टीचर्स ट्रेनिंग, अच्छे शिक्षक होंगे तभी वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं और तभी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था। बम्बई में एक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी और 1851 में पूना में एक संस्कृत कॉलेज और एक अंग्रेजी कॉलेज की स्थापना हुई थी। साथ में कलकत्ता और रुड़की में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी और कलकत्ता में ही मेडिकल की भी पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। अब आता है वुड डिस्पैच। तो ये वुड कौन थे? तो इनका पूरा नाम था चार्ल्स वुड और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष भी थे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। और ये इनके समय में गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1854 की बात है। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और भारत में शिक्षा किस तरीके से दिया जाए, उसका माध्यम का क्या हो और कौन कौन से तरीके अपनाए जाने चाहिए, उस पर इन्होंने एक विस्तृत अध्ययन किया, भारत की स्थिति को देखा और एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जिसे कि वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इनकी रिपोर्ट में क्या था? तो अंग्रेजी को प्रोत्साहन देने की बात इन्होंने भी कही, लेकिन साथ में इन्होंने कहा कि देसी भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए। अंग्रेजी को आप माध्यम बनाइए, आगे बढ़ाइए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि देसी भाषा को, भारतीय भाषा को पूरी तरीके से शिक्षा के माध्यम के रूप में अलग कर दिया जाए, बल्कि उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके बाद इस रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण स्कूल में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए और इन प्राथमिक विद्यालयों में देसी भाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए। जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल होने चाहिए और निजी स्कूल, अगर कोई निजी स्कूल खोलता है कोई भी व्यक्ति तो और शिक्षा को आगे बढ़ाता है तो वैसे निजी स्कूलों को प्रश्रय देना चाहिए, उसको सरकारी अनुदान भी देना चाहिए, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया। उसके बाद पांचों प्रांत में डायरेक्टर के अधीन एक शिक्षा विभाग होना चाहिए। जो शिक्षा विभाग आप देखते हैं और हर एक जिले में जिला शिक्षा अधीक्षक होते हैं और कई जिलों को मिलाकर एक डायरेक्टर होते हैं। तो वो वही बात लगभग उस समय इन्होंने कही थी कि 5 प्रांत के स्तर पे एक डायरेक्टर होने चाहिए और उस डायरेक्टर के अधीन एक शिक्षा विभाग होना चाहिए। तो उस समय 5 प्रांत कौन कौन से थे? तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, उसके बाद पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये 5 प्रांत थे। तो उन 5 प्रांत में डायरेक्टर होने चाहिए और उनके अधीन शिक्षा विभाग गठित किया जाना चाहिए। उसके बाद लंदन की तर्ज पर विश्वविद्यालय स्थापित करने का इन्होंने सुझाव दिया और इसी के तहत
कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में प्रेसिडेंसी में यूनिवर्सिटी स्थापित किए गए। फिर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की भी बात इन्होंने कही। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोलने की बात इन्होंने कही। साथ में महिला शिक्षा पे जोर दिया और 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें। फिर हम मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।